हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं समृद्धि पुरोहित और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद चैप्टर 4 द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। हमने लास्ट लेक्चर में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिया था। आज हम देखने वाले हैं सर्विस सेक्टर और कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। तो बिना देरी किए लेट्स बिगिन। सर्विस सेक्टर कंसिस्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, टूरिज्म, रिटेल बैंकिंग, एजुकेशन एंड सोशल सर्विसेज। कोई भी एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड कैलामिटी को ओवरकम करने के लिए, उसके लॉस से थोड़ा बचने के लिए हम लेते हैं इंश्योरेंस, जिसके लिए हमें कुछ सर्टेन अमाउंट रेगुलरली पे करनी होती है एंड इन केस ऑफ लॉस हम इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। तो वो एक तरह का एश्योरेंस है कि हमें लॉस कम होगा। देन टूरिज्म, यानी आपको पता ही है, जब हम कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस या टूरिस्ट प्लेस विजिट करने जाते हैं, जैसे किसी मॉन्यूमेंट या फोर्ट में, तो वहाँ टूरिस्ट गाइड्स रहते हैं जो हमें टूरिज्म की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। रिटेल बैंकिंग, यानी जो हम डे टू डे बैंक के द्वारा ट्रांजेक्शन्स करते रहते हैं, कभी कैश डिपॉजिट करते हैं, कभी चेक्स डिपॉजिट करते हैं, कभी विड्रॉल, कभी लोन, वो सब आता है सर्विस सेक्टर में। एजुकेशन, टीचिंग एक तरह की सर्विस है। बाकी अलग अलग सोशल सर्विसेज होती हैं, जैसे एनजीओ एंड अलग अलग प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी रहती हैं, तो वो सब हमें प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज। सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू बिजनेस एज वेल एज टू फाइनल कंज्यूमर्स। ये बिजनेस के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और फाइनल जो कंज्यूमर्स हैं, यानी इंसान हैं, उनके लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। ये देखिए, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर में ही पाई जाती है और वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर भी है, जल्द से जल्द ग्रो भी कर जाता है। क्यों? क्योंकि सर्विस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। वहीं अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलने जाएं, तो उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए हमें लार्ज कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। वहीं सर्विस सेक्टर में हम किसी के अंडर काम कर सकते हैं या अपनी फर्म भी खोलें, तो उतना जितना मैन्युफैक्चरिंग में कैपिटल लगता है उतना सर्विस सेक्टर में नहीं लगेगा। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर टू जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हैज बीन द हाईएस्ट कंपेयर्ड टू अदर सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। इसलिए सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन भी सर्विस सेक्टर का ही रहता है जीएसडीपी में। इट वॉज 54.5% ड्यूरिंग 2017-18, यानी 54.5% जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन हुआ महाराष्ट्र में, प्रोडक्शन इन द सेंस गुड्स का भी और सर्विसेज का भी, उसमें 54.5% यानी आधे से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विसेज का है, सर्विस सेक्टर का है। द कोर एरियाज फॉर डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर इंक्लूड फिनटेक। फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो फाइनेंस के, यानी जैसे आजकल टैली है, अकाउंटिंग है, जो कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है, वो आता है फिनटेक में। देन आईटी या आईटीएस, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज। हमें सब्जेक्ट भी रहता है ना आईटी, तो उसमें कॉल सेंटर की सर्विसेज और ऐसी अलग अलग प्रकार की ऐसी सर्विसेज होती हैं जो आईटी और हमारे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होने की वजह से ही आई हैं। देन अलग अलग स्टार्टअप्स होते रहते हैं, जैसे शार्क टैंक में था ना, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, वो नए नए आइडियाज़ लेकर आते हैं और अपना खुद का कुछ अलग स्टार्ट करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, हम गूगल ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं, वो सब। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आजकल ईवीज बड़े चल रहे हैं क्योंकि वो कंपेरेटिवली चीपर भी होते हैं और इको फ्रेंडली भी होते हैं। डिफेंस, आपकी पहचान में कोई लोग होंगे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तो वो भी एक प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में। टूरिज्म, हमने देखा है, टूरिस्ट गाइड्स। देन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, आजकल मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट ही रहती हैं, जिस वजह से जिस जिस जगह छोटी छोटी एरियाज़ में गवर्नमेंट नहीं पहुंच पा रही थी, वहाँ भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की वजह से वहाँ के लोगों को एजुकेशन मिल पा रही है। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो ट्राइड टू एक्सपांड द सर्विस सेक्टर बाय वेरियस एक्टिविटीज़ इन टायर 2 सिटीज़। जो मुंबई, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उनको हम बोलते हैं टायर 1 सिटीज़। वहीं टायर 2 सिटीज़ यानी कि, हाँ ये देखिए, टायर 2 सिटीज़ यानी कि जो कंपेरेटिवली स्मॉलर हैं देन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी वहाँ की पॉपुलेशन कम है, जो 2001 के सेंसस के हिसाब से अराउंड 50,000 से 1 लाख होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, कोल्हापुर एक्सेट्रा आती हैं टायर 2 सिटीज़ में। तो इस तरह से सर्विस सेक्टर लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर भी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर भी है, क्योंकि एक तो उसमें कैपिटल कम लगता है और हमारे इंडिया में लेबर एबंडेंटली अवेलेबल है। इसीलिए सर्विस सेक्टर में इतने सारे अलग अलग प्रकार के सर्विसेज आते हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 एरियाज ऑफ सर्विस सेक्टर, इसमें फर्स्ट वन है इंफ्रास्ट्रक्चर। Infrastructure is the basic requirement for economic development. A sound infrastructure foundation is the key to overall socio-economic development of the state. Infrastructure यानी कि किसी भी चीज़ की बनावट या उस चीज़ या काम का मैकेनिज्म। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और एक साउंड यानी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन होने की वजह से स्टेट की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, यानी सोशल भी और इकोनॉमिक भी। इकोनॉमिक यानी मनी मैटर्स में, और सोशल यानी ह्यूमन सोसाइटी लेवल पे। This acts as a magnet for attracting additional investment into the state and thus provides a competitive edge to it over other states. तो इसलिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एक मैग्नेट की तरह काम करता है, जिस वजह से एडिशनल इन्वेस्टमेंट, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, इन्वेस्टर्स को किसी पर्टिकुलर एरिया में किया जाने वाला काम अच्छे से परफॉर्म होता हुआ लगेगा,
तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टर्स और प्रेरित होंगे और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इससे हमारे महाराष्ट्र स्टेट को मिलेगा एक कॉम्पिटिटिव एज। कॉम्पिटिटिव एज यानी अगर हमारे स्टेट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो हमारे स्टेट की ग्रोथ भी बढ़ेगी, यानी मोर सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। तो हम एक प्रकार से बाकी के स्टेट से कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म करेंगे। तो ये एक प्रकार का हमारे लिए एडवांटेज है ओवर अदर स्टेट्स, इसलिए ये कॉम्पिटिटिव एज मिलता है। एज यानी एडवांटेज और कॉम्पिटिटिव यानी कॉम्पिटिशन में कंपैरेटिवली। Adequate infrastructural facilities are an absolute necessity for rapid achievement of sustainable economic growth. हमें फाइनली करना क्या है, हमें चाहिए सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबल यानी जितनी हम मेंटेन कर सकें, उसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेटली यानी अच्छे से डेवलप होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक में आता है एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एंड सोशल में आता है हेल्थ एंड एजुकेशन। एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, ऐसे अलग अलग प्रकार की एनर्जीज रहती हैं। देन ट्रांसपोर्ट, वाटर, रोड, रेलवे ट्रांसपोर्ट, कौन से हैं हमारे पास में, एयर ट्रांसपोर्ट्स, वो सब। देन कम्युनिकेशन, फोन कॉल करके बात करने के, वाईफाई के, डेटा के, अलग अलग एयरटेल, जियो, उन सब के टॉवर्स हैं कि नहीं सैटेलाइट कम्युनिकेशन करने के लिए, वो सब आता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। देन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ में इंक्लूडेड रहेगा हर प्रकार के हॉस्पिटल्स, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, ऊपर स्टेट लेवल पे होते हैं, नेशनल लेवल पे होते हैं, एंड जो भी कॉलेजेस हैं हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, वो सब। एंड एजुकेशन, जो हमारे यहाँ कई सारे अभियान भी है ना, सर्व शिक्षा अभियान एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कई पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, पहले प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, कई जगह पे स्कूल कॉलेजेस हैं, तो वो सब आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इट फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर इकोनॉमी में और गुड्स प्रोड्यूस होंगे और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी एंड देन वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी अमंग वेरियस लेवल्स ऑफ कंज्यूमर्स जो रहते हैं अलग अलग जगह पे, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। क्यों? क्योंकि हर जगह अगर सप्लाई होती रहेगी तो बिजनेसमैन को प्रॉपर प्रॉफिट्स मिलते रहेंगे, वो प्रॉफिट कमाएगा तो वो अपना गुड एंड या फिर सर्विस थोड़े कम प्राइस पे भी बेच सकता है, तो और ज़्यादा पॉपुलेशन उसे अफोर्ड कर पाएगी। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन वो ले पाएगी उतने ज़्यादा लोगों के पास में वो अवेलेबल रहेगा, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, फिर वो और मेहनत से काम करेंगे, तो और बिजनेसेस ग्रो करेंगे, और बिल्डिंग्स बनेगी, और फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ सब कुछ बढ़ता जाएगा, जिससे होगी फाइनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मेजर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाने के लिए हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं? इंक्रीजिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यहाँ पे इन्होंने दिया था ना एनर्जी, तो एनर्जी के लिए क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी है उसको और जनरेट किया, उसकी जनरेशन इंक्रीज कर दी। देन सेकेंड पॉइंट है रूरल इलेक्ट्रिसिफिकेशन। इसमें इलेक्ट्रिसिटी रूरल एरियाज में पहुंचाने की बात हो रही है। इसके साथ में हमें नेटवर्क इंप्रूवमेंट भी करना है, अपना नेटवर्क बढ़ाना है और इम्प्रूव करना है, एंड अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाने हैं फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। अगर एक रूम के सारे लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहाँ का लाइट, फैन, इलेक्ट्रिसिटी जो जो यूज हो रहा होगा वो सारा बंद कर देना चाहिए ताकि एनर्जी कंजर्व हो पाए। देन मॉडिफाइड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम टू एलपीजी कंज्यूमर्स इन द स्टेट। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो आजकल हमारे पास में सिलेंडर्स रहते हैं जो एलपीजी कंज्यूमर्स यानी जो भी एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, तो उन सब कंज्यूमर्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का फायदा हो सकता है, जिसमें उन्हें सब्सिडी डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। दैट मीन्स बीच में जो करप्शन का खतरा होता था वो कंपैरेटिवली रिड्यूस हो जाएगा। रोड डेवलपमेंट प्लान 2001 to 21 is being implemented in the state with a target to develop 3.37 lakh kilometers of road। तो एक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा था इन लोगों ने जो इम्प्लीमेंट करना था 2001 से 21 में, लेकिन जिस वक्त ये बुक बनी उस वक्त ये प्लान चल रहा था, अब बीच में लॉकडाउन आ गया तो इसका क्या हुआ नहीं पता। मेट्रो रेलवे हैज स्टार्टेड एट मुंबई एंड नागपुर, है ना, आजकल चलती है ना मेट्रोज चलती हैं, तो वो दो जगहों पे स्टार्ट की गई हैं, एक मुंबई और एक नागपुर। महाराष्ट्र पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। पोर्ट्स को और डेवलप करने के लिए महाराष्ट्र पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी बनाई गई थी। स्टेट गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग सागरमाला प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पोर्ट लेड डेवलपमेंट। तो ये जो सागरमाला प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए, पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए, उसको भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। सागरमाला प्रोग्राम वर्क करता है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टाइम पे जो पैकिंग की, गोडाउन्स में रखने की, ऐसी जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वाली सर्विसेज हैं, यानी जो हेल्प करती हैं ट्रेड में लेकिन डायरेक्टली ट्रेड के प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं होती, उन पे खर्च करना कम हो, और जो डोमेस्टिक ट्रेड होता है यानी भारत में जो ट्रेड होता है उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम इन्वेस्टमेंट लगाना पड़े, ये वो सागरमाला प्रोग्राम अच्छे से इंश्योर करता है।
सेवेंथ पॉइंट है, इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस was 5.45 करोड़ इन महाराष्ट्र एज ऑन 30 सितंबर 2017 विच इज द हाईएस्ट अमंग ऑल स्टेट्स। तो एक और मिल गई हमको बात कि इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस जो है महाराष्ट्र का वो हाईएस्ट है अमंग ऑल द स्टेट्स। तो ये भी नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। Social infrastructure is also one of the important components of the economy because it improves the quality of human life as well as stimulates the economic development. तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी भी इंप्रूव करता है, यानी सोशल डेवलपमेंट भी करता है, वहीं साथ ही में वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी स्टिमुलेट करता है, यानी इससे सोसाइटी में भी इंप्रूवमेंट्स आते हैं और मनी मैटर्स में भी इंप्रूवमेंट्स आते हैं। इट नॉट ओनली इंप्रूव्स द क्वालिटी बट ऑल्सो गिव्स द पावर टू प्रोड्यूस नॉलेज। इससे ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी तो इंप्रूव होती ही है, पर उसी के साथ में ये एक प्रकार से हमें नॉलेज प्रोड्यूस करने की ताकत दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूडेड है, उन्होंने हेल्थ इंक्लूड किया है, एजुकेशन इंक्लूड किया है। अगर हमारे पास में एजुकेशन है तो हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं लॉजिक्स के मुताबिक, फैक्ट्स के मुताबिक, स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक। इसलिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स लिटरेसी प्रोग्राम्स, यानी एजुकेशन रिलेटेड, लोगों को और लिटरेट बनाने के लिए, साक्षर बनाने के लिए। एजुकेशन तो देते ही हैं, पब्लिक हेल्थ, हर जगह पब्लिक वॉशरूम्स अवेलेबल होने चाहिए, हाउसिंग, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हाउसेज होने चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, सबको शुद्ध पीने का पानी मिलना चाहिए, और सैनिटेशन, सबके आसपास साफ सफाई रहनी चाहिए। तो मेजर्स अंडरटेकन टू डेवलप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आर, फर्स्ट वन है एजुकेशन। ये मैं थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन करती हूँ, ये उतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बता दूंगी। ठीक है, एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन नीड्स। ठीक है, आजकल के जमाने में एजुकेशन एक बेसिक ह्यूमन नीड है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। ये हमने अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में देखा कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी वजह से ह्यूमंस अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, जिससे सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। एजुकेशन इज सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मीन्स जो भी ह्यूमंस यानी जो भी लेबर हमारे पास में अवेलेबल हो, उसको किस तरह इंप्रूव करके, डेवलप करके उनसे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाया जा सकता है, ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट करवाया जा सकता है, वो आता है HRD में। In the present scenario, India is getting the advantage of highest demographic dividend due to the maximum percentage of young population in the country. हमने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था ज्योग्राफी में कि इंडिया को एक यंग कंट्री कहा जाता है, जो डेमोग्राफिकली अच्छा है क्योंकि हमारे पास में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ यंग पॉपुलेशन है, यानी 51 से 35 की एज के लोग हमारे देश में ज्यादा हैं। इससे हमें क्या फायदा? जितनी ज्यादा यंग पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन होगी। तो इंडिया का यूथ जब काम करेगा तभी तो इंडिया आगे बढ़ेगा। इसलिए एजुकेशन देयरफॉर बिकम्स अ प्रायोरिटी। एजुकेशन एक प्रायोरिटी है, जितने लोगों को दे पाओ दे दो, नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, ये एक प्रायोरिटी है। देश के कोने कोने तक एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, पूरे देश में भी और पूरे स्टेट में भी। इसके लिए द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज इंप्लीमेंटेड वेरियस एजुकेशनल स्कीम्स। कई सारी एजुकेशनल स्कीम्स लाई है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने टू अचीव द गोल ऑफ एजुकेशन। लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए वो 4 लेवल्स पे दी जाती हैं, नेमली प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। प्राइमरी यानी 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स को देने की एजुकेशन, जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है अंडर सर्व शिक्षा अभियान। ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया था, एंड ये आता है अंडर राइट टू एजुकेशन यानी RTE एक्ट के। राइट टू एजुकेशन, सबको पढ़ने का अधिकार है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने यानी महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है प्राइमरी एजुकेशन पे? किया है ₹19,486 करोड़ ड्यूरिंग 2016-17। सिर्फ एक साल में गवर्नमेंट ने इतना खर्चा किया है। देन इन्होंने बताया है कि 2016-17 में कितनी स्कूल्स थी, कितने स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट करवाया, उनके बदले कितने टीचर्स थे, और स्टूडेंट्स और टीचर का रेशो, हर 30 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर अवेलेबल था। नेक्स्ट है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी 9th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक, यानी ये हो गई 15 to 18 के एज ग्रुप के लिए। इसमें है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये लॉन्च हुआ था इन 2009। इसका ऑब्जेक्टिव था टू इम्प्रूव एक्सेस एज वेल एज क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन का एक्सेस बढ़ना चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेकेंडरी एजुकेशन मिलनी चाहिए और उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होनी चाहिए, यानी टीचर्स को अच्छे से पढ़ाने चाहिए और स्टूडेंट्स को वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 16,089 करोड़ इन्वेस्ट किए थे ड्यूरिंग 2016-17। देन इन्होंने इसका भी चार्ट दिया हुआ है, इतने स्कूल्स थे, इतने लोगों ने एनरोल किया, इतने टीचर्स, और उनका रेशो 31:1। हायर एजुकेशन, इसमें इंक्लूड होता है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन। Apart from universalization of primary education, the government of Maharashtra is taking efforts to expand opportunities in higher education also. महाराष्ट्र ने सबको प्राइमरी एजुकेशन देने के साथ साथ
और ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन लें, यानी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करें, उसके लिए भी एफर्ट्स लिए हैं। हायर एजुकेशन मिलने से लोग टेक्निकल और स्किल्ड बन जाते हैं, जिनसे वो और बिजनेसेस के लिए और कंपनीज के लिए काम करेंगे, उन्हें और अच्छी जॉब्स मिलेंगी, जिससे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। देयर आर 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज, टोटल 22 स्टेट की यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें से 4 एग्रीकल्चर की है, एक हेल्थ साइंस की, एक वेटेरिनरी साइंस की, एक टेक्नोलॉजी की और 15 है जनरल कोर्सेज के लिए। साथ ही में 21 ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज हैं, यानी वैसी यूनिवर्सिटीज जो अपना करिकुलम खुद बनाती हैं, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यानी नेशनल लेवल की। साथ ही में 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और 5 इंस्टीट्यूट्स हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के। To meet the challenges of liberalization, privatization and globalization, the state enacted the new Maharashtra Public Universities Act 2016। जैसे 1991 में एलपीजी आया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत, वैसे ही महाराष्ट्र ने भी न्यू महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक्ट बनाया 2016 में। की फोकस ऑफ दिस एक्ट इज टू प्रमोट एकेडमिक ऑटोनॉमी, यानी और यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमस बनाया जा रहा है, उन्हें अधिकार दिया जा रहा है अपना करिकुलम खुद डिसाइड करने का, जिससे गवर्नमेंट पे प्रेशर कम आए। साथ ही में एक्सीलेंस प्रोवाइड करनी है, स्टूडेंट्स जिस भी कोर्स को टेकअप करें उसको A to Z समझ सकें। स्किल बेस्ड एजुकेशन, आजकल कितने सारे लोग अपने पास स्किल ना होने की वजह से जॉब नहीं पा पाते। जो उन्हें हायर करने बैठा है उसको इससे क्या मतलब कि अगले ने क्या क्या पढ़ाई करके रखी है, उसे तो इससे मतलब है कि वो बिजनेस के लिए क्या आउटपुट दे सकता है, हमारी कंपनी को कैसे नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकता है। तो वो होता है उसकी स्किल्स के बलबूते पे। तो अगर कॉलेजेस में ही उन स्किल्स को इंप्रूव करने पर ध्यान दिया जाए तो वो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बेटर रहेगा। महाराष्ट्र इज ऑल्सो द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू रिसीव रूसा ग्रांट। रूसा यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उच्चतर यानी हायर। तो ये अभियान जो नेशनल लेवल पे काम करता है हायर एजुकेशन के लिए, उसने महाराष्ट्र को 20 करोड़ दिए रिसर्च और इनोवेशन करने के लिए, और साथ ही लोगों को मिलने वाली क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। ये जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इन 2013 में आया था। आगे इन्होंने बाकी के प्रकार की एजुकेशंस बताई है, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन, डिफरेंटली एबल्ड के लिए, जो भी दिव्यांग लोग रहते हैं, मेंटली रिटार्डेड रहते हैं, उनके लिए, क्योंकि उनकी नीड्स अलग रहती हैं तो अलग प्रकार की एजुकेशन बनती है उनके लिए। जैसे ब्लाइंड्स के लिए ब्रेल लैंग्वेज होती है, वो इसमें आता है। गर्ल्स के लिए अलग से एजुकेशन, क्योंकि कई लोग बोलते हैं बेटी है आगे ब्याह के ही जाएगी तो उन्हें पढ़ाना ही क्यों, उन पर ज़्यादा खर्च क्यों करना। पर ऐसा नहीं है, बेटी पढ़ेगी तभी एक समाज की महिला पढ़ेगी, जिससे पूरे समाज का कल्याण होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो उसके लिए गर्ल्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है टिल हायर सेकेंडरी लेवल, यानी उन्हें 12th तक की एजुकेशन फ्री में दी जाती है। साथ ही में एसटी बस सर्विस फ्री में मिलती है जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं उनको। जो स्कूल से 5 किलोमीटर तक की दूरी पर रहती हैं उन्हें बाइसिकल्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, जिनसे वो आना जाना अच्छे से कर सकें। एडल्ट लिटरेसी, टू इंक्रीज एडल्ट लिटरेसी इन द स्टेट, इनोवेटिव स्कीम्स लाइक ईच वन टीच वन। अगर हर इंसान एक दूसरे इंसान को पढ़ाएगा तो वो दूसरा शिक्षित इंसान किसी और को जाके पढ़ाएगा। इस तरह एक चेन रिएक्शन बन जाएगा एजुकेशन का, जिससे शिक्षा घर घर तक पहुंच सकती है। साथ ही में साक्षर भारत अभियान, ये भी वन ऑफ द स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ट्राइबल एजुकेशन, जो भी फॉरेस्ट ट्राइब्स रहते हैं, आदिवासी ट्राइब्स रहते हैं, उनके लिए भी एजुकेशन का प्रोविजन है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड रेसिडेंशियल आश्रम स्कूल्स, उनके लिए हॉस्टल टाइप बना दिया, आश्रम के स्कूल्स बना दिए, जैसे पहले के जमाने में रहते थे ना गुरुकुल आश्रम, वहीं पर रहकर स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे, वहीं पर खाते थे, वहीं पर सोते थे। तो ऐसा काम गवर्नमेंट ने ट्राइबल एरियाज में किया है। उनका रहन सहन का सारा खर्चा, खान पान का, यूनिफॉर्म का, एजुकेशनल मटेरियल्स यानी बुक, टेक्स्ट बुक, पेन पेंसिल और भी कई कंसेशंस दिए जाते हैं, सबके सब फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे 556 एडेड आश्रम स्कूल्स हैं, एडेड यानी जिन्हें गवर्नमेंट ने कंसेशन दिया है, जिसके साथ में गवर्नमेंट हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तालुका लेवल पे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज करने की सहूलियत मिल सके। नेक्स्ट है हेल्थ सर्विसेज। There were 1814 primary health centers and 360 community health centers in the state as on 31st March 2017। तो ये एक उन्होंने अपना डेटा दिया है कि 1814 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे हमारे पास में और 360 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स थे। इतने किसमें है? सिर्फ महाराष्ट्र में। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो एम्फोसाइजेज ऑन प्रोग्राम्स टू स्ट्रेंथन हेल्थ सिस्टम इन रूरल एंड अर्बन एरियाज थ्रू नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ऐसे 2 मिशन बना के रखे जिनसे हेल्थ सिस्टम रूरल और अर्बन एरियाज में बेटर हो सके। These programs include health determinants like sanitation, hygiene, nutrition and safe drinking water। यहाँ पे ये लोग साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, न्यूट्रिशन अच्छे से बना के रखते हैं, सबको अच्छे से सही सही खाना देते हैं और पीने लायक पानी देते हैं।
Maharashtra government has created a 3-tier health infrastructure to provide comprehensive health services. यानी 3 लेवल्स पे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं. पहला है प्राइमरी टायर, दूसरा है सेकेंडरी टायर और तीसरा है टर्शरी टायर. सेम जैसे ऑक्यूपेशंस होते हैं वैसे ही. तो प्राइमरी में आते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, जिनका उन्होंने पहले हमें डेटा दिया था 1814 और 360. देन सेकेंडरी में आते हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स. तो ये प्राइमरी से बड़े लेवल का लेवल हो गया. देन है टर्शरी टायर, जिसमें आते हैं वेल इक्विप्ड मेडिकल कॉलेजेस, जहाँ सब इक्विपमेंट्स अच्छे से हों और प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता हो, वैसे मेडिकल कॉलेजेस एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स लोकेटेड इन मेजर सिटीज. तो ये जो टर्शरी टायर है वो मेजर सिटीज में ही, तो हम मुंबई, औरंगाबाद ऐसी एरियाज पकड़ सकते हैं. देन है टूरिज्म. महाराष्ट्र अट्रैक्ट्स मेनी टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड अब्रॉड टू. भारत के कई सारे स्टेट्स के और फॉरेनर्स भी महाराष्ट्र में टूरिज्म करने के लिए आते रहते हैं. टू प्रमोट द स्टेट एज अ लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन, द गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी 2016. तो 2016 में बहुत कुछ हुआ. एक ये टूरिज्म पॉलिसी बनी और पहले वो एजुकेशन वाली पॉलिसी भी बनी थी. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टूरिज्म पॉलिसी इंक्लूड टू मेक महाराष्ट्र अ लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2025. तो 2025 का टारगेट रखा महाराष्ट्र ने एक लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने के लिए. टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स टू द ट्यून ऑफ ₹30,000 करोड़. 30,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने का टारगेट रखा है. एंड टू क्रिएट 1 मिलियन एडिशनल जॉब्स इन द इंडस्ट्री. कौन सी इंडस्ट्री? टूरिज्म की इंडस्ट्री में 1 मिलियन और एडिशनल जॉब्स क्रिएट करने का टारगेट रखा है टूरिज्म पॉलिसी 2016 में. तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन वर्क कर रहा है? महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दैट इज MTDC, जो ऑर्गेनाइज करती है डिफरेंट इवेंट्स जैसे एल्लोरा फेस्टिवल, एलिफेंटा फेस्टिवल, ऐसे अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करती रहती हैं, जिससे और लोग महाराष्ट्र में टूरिज्म करने के लिए आए और इन्वेस्टमेंट्स हों, साथ ही में जॉब्स भी बढ़े. क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पे काम बढ़ जाता है तो ज़्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी. MTDC ने महाभ्रमण का कंसेप्ट भी लॉन्च किया है, यानी एक लार्ज लेवल पे टूरिज्म जिसमें प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं. एग्रो टूरिज्म यानी एग्रीकल्चर का टूरिज्म, विलेज रूरल एरियाज में टूरिज्म, फूड टूरिज्म, अलग अलग वेराइटीज के फूड टेस्ट करना, देन सफारीज, जंगल सफारीज, ट्राइबल लाइफस्टाइल्स, आदिवासी लोगों की लाइफस्टाइल्स एटसेट्रा अंडर वन रूफ. तो ये सब महाभ्रमण में होता है. नेक्स्ट है हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी यानी कि हॉस्पिटल की सर्विसेज नहीं. हॉस्पिटैलिटी इज अ मच ब्रॉडर इंडस्ट्री देन अदर इंडस्ट्रीज. इट हैज ग्रोन मैनीफोल्ड इन महाराष्ट्र ड्यू टू द फ्लरिशिंग टूरिज्म. अब टूरिज्म बढ़ेगा और लोग महाराष्ट्र में आके रहेंगे, मीन्स कुछ समय के लिए रहेंगे, तो उन्हें कोई होटल भी बुक करना पड़ेगा. देन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो कोई फैंसी क्रूज शिप पे भी जा सकते हैं. तो वो सब आता है हॉस्पिटैलिटी में. One of the most defining aspects of this industry is that it focuses on customer satisfaction. ये इंडस्ट्री टिकी ही कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के ऊपर है. अगर किसी होटल की सर्विसेज वहाँ के कस्टमर्स को पसंद नहीं आ रही होगी तो वो उनके रिव्यूज और रेटिंग्स अच्छे नहीं देंगे, तो उस होटल में लोग रुकना क्यों ही पसंद करेंगे. इसलिए ये हॉस्पिटैलिटी की पूरी इंडस्ट्री टिकी होती है कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे. होटल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द सेक्टर्स ऑफ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. तो ये होटल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने. Many forms of transportation that cater to the tourists are also part of this business. है ना, होटल और ट्रांसपोर्टेशन आ गया. उसमें एग्जांपल दिया इन्होंने एयरलाइंस, जो भी हमारी फ्लाइट्स रहती हैं, क्रूज शिप, मुंबई गोवा क्रूज शिप, यानी जो शिप्स रहती हैं उनमें कई सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहती हैं, जैसे स्विमिंग पूल्स, रेस्टोरेंट्स, जिम्स, फैंसियर ट्रेन्स. जैसे एग्जाम्पल दिया इन्होंने डेक्कन ओडिसी का, जो AC वाली रहती है एकदम मस्त फैसिलिटीज के साथ, एंड ऑफकोर्स खर्चा भी अच्छा खासा आता है, पर वो पूरी एरिया घुमा देती है, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के आसपास भी. देन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रेस्टोरेंट्स आते हैं, जनरल टूरिज्म आता है, साथ ही में इवेंट मैनेजमेंट भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक पार्ट है. जैसे कई लोग रहते हैं बस शादी या कोई फंक्शन करने के लिए किसी अच्छी सी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, तो उनका फंक्शन अरेंज करवाने के लिए वहाँ पे इवेंट मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. इंडिया प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स इन द वर्ल्ड. दैट इज अ प्राउड अचीवमेंट. वेल, ये सारे दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्म्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स प्रोड्यूस करता है इंडिया. और ये जो इंडिया ने इतनी सारी फिल्म्स प्रोड्यूस की है उसमें एक रिमार्केबल रोल प्ले करता है हमारा महाराष्ट्र. एंटरटेनमेंट सेक्टर ऑफ महाराष्ट्र जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल. महाराष्ट्र के कई सारे लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिसमें कोल्हापुर हैज बीन अ वर्थ मेंशनिंग सिटी फॉर रीजनल फिल्म्स. कोल्हापुरी मिर्ची के साथ कोल्हापुरी मसाला यानी कोल्हापुरी मूवीज भी बहुत फेमस है. मुंबई, पॉपुलरली नोन एज बॉलीवुड, है ना, बॉलीवुड की फिल्म्स तो सारी दुनिया देखती है, हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री. कितनी बार होता है जो बाकी साउथ की पिक्चर्स रहती हैं एंड दूसरे स्टेट्स रहते हैं, उनका टॉलीवुड, छॉलीवुड वो सब है, तो वो भी बॉलीवुड की मूवीज को कॉपी करके फिल्म्स बनाते हैं. तो ये हो गई हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. लास्ट पार्ट आज का, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र.
कोऑपरेटिव मूवमेंट इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन गिवन बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र टू द कंट्री। यानी ये कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ था महाराष्ट्र में एंड देन फैल गया पूरे इंडिया में। कोऑपरेटिव मूवमेंट इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज एंड इंप्रूविंग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड इन महाराष्ट्र। कोऑपरेटिव मूवमेंट ने रूरल एरियाज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराया है और अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं जैसे अछूत वगैरह जिनको सोसाइटी कई बार अपने में इंक्लूड नहीं कर पाती, उनकी भी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव की है। किसने? कोऑपरेटिव मूवमेंट ने। द बेसिक नेचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज टू एनकरेज द वैल्यूज ऑफ सेल्फ हेल्प, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड सॉलिडेरिटी। एक दूसरे की मदद करती रहनी चाहिए, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, अमीर गरीब में, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहना चाहिए, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए। तो यही होता है कोऑपरेशन। आपने जो कहा आई एग्री, मैं मान गया। कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र was confined mainly to the field of agricultural credit but subsequently extended to other sectors such as। तो ये कोऑपरेटिव मूवमेंट महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था पर वो स्टार्टिंग में बस एग्रीकल्चरल क्रेडिट तक सीमित था। क्यों? हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था ना एग्रीकल्चर वाले पार्ट में कि फार्मर्स को लोन नहीं मिल पाता था और मिलता था तो लैंडलॉर्ड्स उन्हें लूटने पे तुले रहते थे। तो फार्मर्स ने मिलकर अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्टार्ट की, दैट इज उन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट किया और वो मिलजुल के एक दूसरे की मदद करते हुए सबकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने पे जुट गए। अब ऐसे कोऑपरेटिव मूवमेंट्स एग्रो प्रोसेसिंग में होते हैं, यानी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ उसे प्रोसेस करके और इम्प्रूव करना। एग्रो मार्केटिंग, हमने देखा था ना एक प्रॉब्लम थी कि एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस को मार्केट करना फार्मर्स को ढंग से आता नहीं या उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, तो उनकी मार्केटिंग की कमिटीज बन गई। शुगर कोऑपरेटिव्स, चीनी जो ऑलमोस्ट सबके घरों में लगती है उसके लिए कोऑपरेटिव्स, फिशरीज कोऑपरेटिव्स, हम देखते हैं ना कोली एरियाज में वगैरह मछुआरे रहते हैं तो उनकी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। कोऑपरेटिव डेयरी सोसाइटीज, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, कर्ड, पनीर एटसेट्रा कितना ज़्यादा फेमस है, तो इसमें एक एग्जांपल आ सकता है अमूल। देन टेक्सटाइल्स की भी कई कोऑपरेटिव्स होती हैं, टेक्सटाइल यानी वोवन फैब्रिक। देन हाउसिंग सोसाइटीज तो होती हैं, हमारी सोसाइटी में भी कई सारी सोसाइटीज में भी लिखा रहता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। साथ ही में जो कंज्यूमर स्टोर्स रहते हैं, अलग अलग दुकानें रहती हैं, उनकी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती रहती हैं। As on 31st March 2017, there were about 1.95 lakh cooperative societies in the state with about 5.25 lakh members। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही में अपने आप से इस चैप्टर को एक बार पढ़िएगा और ये जो मैंने यहाँ पे #1, #2, #3 लिखा है आप ही के लिए लिखा है, आप इसे अपनी बुक में नोट कर लें तो ज़्यादा बेटर रहे। So keep going, keep growing. Happy learning everybody and Jai Maharashtra. See you in the next lecture.